हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नोटबुक आईएएस में। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन से जो पूछे गए हैं पिछले 10 वर्षों में, उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो उसमें से हम लोगों ने 2 या 3 टॉपिक को डिस्कशन कर लिया था, जैसे उद्देशिका हो गया, या फिर से कहाँ से संविधान का जो स्रोत है वो कहाँ से लिया गया है, या उसके बाद से हम लोगों ने चर्चा किया थी संविधान में अनुसूचियाँ जो हैं वो कितनी है, या अनुसूचियों से कितने प्रश्न आए गए हैं, मैंने पूछे गए हैं जो बीपीएससी परीक्षा जो कंडक्ट कराता है उसमें से 10 वर्षों में कितना अनुसूचियों से प्रश्न पूछा गया है। उसके बारे में आप लोग देखे होंगे कि जो चीज़ हम लोगों ने डिस्कशन किया था उससे बाहर कहीं से बीपीएससी आयोग जो है पूछा नहीं है। तो उसी क्रम में आज हम लोगों का अगला टॉपिक होगा वो होगा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के टॉपिक पर हम लोग जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 10 वर्षों में बीपीएससी के द्वारा उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो राष्ट्रपति पे जैसे प्रत्येक जो टॉपिक है उस पर हम लोग क्या करते हैं कि पहले उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, फिर उसके संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 10 वर्षों में उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक वैसे ही हम लोगों का क्रम आज भी रहेगा, यानी पहले हम लोग राष्ट्रपति अगर टॉपिक स्टार्ट किए हैं तो उस टॉपिक पर पहले हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद से जितने प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 10 वर्षों में उस पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत में जो राष्ट्रपति है वह राष्ट्रपति क्या होता है? तो राष्ट्रपति भारत में कार्यपालिका का प्रधान होता है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। और आपको पता है कि वास्तविक प्रधान जो होता है वो कौन होता है? तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान अगर देखा जाए, पूछा जाए तो वास्तविक प्रधान अगर पूछ रहा है तो वास्तविक प्रधान आपको पता है कि कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होता है। तो खैर वो टॉपिक जब आएगा संसद हम लोग पढ़ेंगे तो उस पे जितने प्रश्न पूछे गए हैं उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है हमारा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति में हम लोग पढ़ेंगे, यानी राष्ट्रपति की चर्चा हमारे संविधान में किस भाग में की गई है? तो वही संघ और संघ की कार्यपालिका जो वाला जो पार्ट है, जो भाग है, उसमें चर्चा की गई। यानी संघ और संघ की कार्यपालिका का चर्चा किसमें किया गया है? भाग 5 में। तो भारतीय संविधान के जो पार्ट 5 है भारतीय संविधान में, पार्ट 5 है, उसमें चर्चा किया गया है राष्ट्रपति का। अच्छा, राष्ट्रपति का पद लिया कहाँ से गया है हमारे वहाँ? तो हम लोग स्रोत में देख चुके हैं कि राष्ट्रपति का पद हमारे वहाँ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन फिर भी अमेरिका का जो राष्ट्रपति है और जो भारत का राष्ट्रपति है उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। आगे हम लोग अभी देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं भारत की प्रेसिडेंट के और अमेरिकी प्रेसिडेंट के। अब जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह किसका अंग होता है? तो यह अंग होता है किसका? पार्लियामेंट का, यानी संसद का, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव का। तो ये किसका भाग है? सेंट्रल लेजिस्लेटिव का भाग है, यानी केंद्रीय विधायिका का भाग है। केंद्रीय विधायिका मीन्स संसद। अब संसद के कितने अंग हैं? तो आप यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग केवल देखेंगे संसद के कितने अंग हैं, क्योंकि संसद के बारे में विस्तृत चर्चा संसद वाले पार्ट में करेंगे। लेकिन चूंकि राष्ट्रपति उसी से रिलेटेड है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा कि संसद जो है उसके 3 अंग हैं। संसद के 3 अंग कौन कौन से? तो पहला राष्ट्रपति, जो कि राष्ट्र का क्या होता है? प्रमुख होता है, या सर्वोच्च कमांडर होता है सेना का। और दूसरा राज्यसभा, और तीसरा लोकसभा। यानी इस तरह से हम देखें तो हमारे वहाँ जो राष्ट्रपति है वो संसद का पार्ट है, यानी केंद्रीय जो विधायिका है उस केंद्रीय विधायिका का भाग है। लेकिन वही अगर अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति वहाँ की कांग्रेस का, यानी वहाँ का जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसको कांग्रेस कहा जाता है। जैसे हमारे वहाँ जो है संसद कहा जाता है, ठीक वैसे वहाँ पे कांग्रेस कहा जाता है। तो वहाँ के कांग्रेस का
अर्थात वहाँ के जो लेजिस्लेटिव होता है उसका भाग वो नहीं होता है, अमेरिकी जो राष्ट्रपति होता है। लेकिन भारतीय जो राष्ट्रपति है वो संसद का अंग होता है, यानी वह संसद का अंग कितने कितने होते हैं संसद के अंग? एक राष्ट्रपति, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो हम लोग देख रहे थे कि जो राष्ट्रपति का वर्णन है हमारे संविधान में वह किस में है? तो वह है पार्ट 5 यानी संविधान के 5वें भाग में। और कहाँ से कहाँ तक है? तो सामान्यतः तो ऐसे देखा जा सकता है कि आर्टिकल 53 से 78 तक है, लेकिन इसके आगे भी है। इसका आगे कहाँ तक है? तो आगे आप देख सकते हैं कि जैसे आर्टिकल 111, फिर 112, फिर 123, फिर 143, ये सभी आर्टिकल में भी राष्ट्रपति का जिक्र है। तो आगे हम लोग इसको विस्तृत से देखेंगे। लेकिन राष्ट्रपति का वर्णन जो है किस भाग में है? 5वें भाग में, अनुच्छेद 53 से लेके 78 में किया गया है भारतीय संविधान के, यानी भारतीय संविधान के जो पार्ट 5 है। अच्छा, टोटल भाग है कितने? तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि टोटल भाग संविधान में जिस समय बनकर तैयार हुआ था 22 थे। अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395। अच्छा, 5वें जो भाग है, जिस भाग में हम लोग राष्ट्रपति को पढ़ने वाले हैं, उस 5वें भाग में क्या केवल राष्ट्रपति की ही चर्चा है? नहीं, 5वें भाग में केवल राष्ट्रपति की चर्चा नहीं है, संघ एवं उसकी कार्यपालिका। मतलब इसमें कौन कौन आ जाएगा? इसमें आपका जो मंत्रिपरिषद है वो आ जाएगा, उसके बाद से आपका संसद आ जाएगा, फिर उसके बाद से राष्ट्रपति आ जाएगा, उपराष्ट्रपति आ जाएगा, लोकसभा स्पीकर आ जाएगा आपका, फिर राज्यसभा का सभापति भी आ जाएगा, उपसभापति भी आ जाएगा। तो ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत इंटीग्रेटेड हैं। तो इसकी चर्चा हम लोग देखें किस में की गई थी? 5वें भाग में की गई थी, और अनुच्छेद 53 से लेके और अनुच्छेद 78 तक किया गया था। वैसे अगर देखा जाए कि भारतीय जो राष्ट्रपति है, वैसे हम लोग देखें कि भारत के जो राष्ट्रपति है वो तो संसद का एक अंग है, यानी संसद का अंग। लेकिन वही अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में हम लोग ने देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति वहाँ के कांग्रेस का भाग नहीं होता है। ठीक वैसे ही जो राष्ट्रपति होता है वह कैसे चुन के आता है? तो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वह कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मताधिकार जो प्रणाली है इसके द्वारा किया जाता है। प्रेसिडेंट का जो चुनाव ऐसे किया जाता है। अच्छा, एक और सिस्टम है जो लोकसभा में किया जाता है। लोकसभा में सदस्यों का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसके द्वारा किया जाता है। तो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मताधिकार के अनुसार किया जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे उसमें कि भारतीय राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं और कौन कौन लोग इसमें जाके निर्वाचन में भाग लेते हैं, और इसके महाभियोग में यानी राष्ट्रपति किसकी कौन कौन सी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, और कैसे कैसे राष्ट्रपति को अपने पद से यानी पद से उनको उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है, इसके बारे में देखें। तो पहले हम लोग देखें कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो एकल संक्रमणीय पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसमें कैसे उनका चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके निर्वाचन गण में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? तो पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा विधानसभा। अर्थात लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो यानी एमपी, ठीक वैसे ही राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और फिर विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य एमएलए, यानी इसमें मनोनीत सदस्य जो है वह भाग नहीं लेते हैं। अब मनोनीत सदस्य कौन कौन? जैसे कि पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है, हम लोगों ने पढ़ा है पहले कि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और लोकसभा में 2। कौन
मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो ये जो मनोनीत जो सदस्य होते हैं, ये मनोनीत सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, उसके बाद से विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, भागीदारी लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो राष्ट्रपति है उसका कार्य क्या है। तो इंडियन प्रेसिडेंट का काम क्या क्या है? एक काम तो हम लोगों ने पहले देखा हुआ है कि नवनिर्वाचित जब लोकसभा होता है, नवगठित जब लोकसभा होती है, तो उसमें प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो प्रेसिडेंट प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करते हैं। पहला तो ये हो गया। उसके आगे और कौन सा काम है इसका? तो इनका जो और काम है, जो मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, इंक्लूडेड ऑफ पीएम, इन सबको क्या करना? नियुक्त करना और इनको शपथ दिलाना। उसके बाद से इनका क्या काम है? तो राष्ट्रपति, अगर सदन में देखा जाए, सदन में इनका क्या काम है, तो सदन में हम देख सकते हैं कि सदन में ये सदन के सत्र को बुलाना, यानी सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना या सत्र को विघटित करना। तो सदन में ये इनका काम है, सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना या सत्र का विघटन करना। उसके बाद कौन सा? जब किसी विधेयक पर मतभेद हो जाता है। अब कौन सा विधेयक? एक होता है तो विधेयक संवैधानिक संशोधन वाला। कौन सा संवैधानिक संशोधन? यानी आर्टिकल 368 के तहत जो होता है, इस पर तो संयुक्त बैठक नहीं होती है। लेकिन जो सामान्य विधेयक होते हैं उस पे अगर दोनों सदनों में मतभेद हो जाए, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अगर मतभेद हो जाता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं? संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108 के तहत, यानी आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक की अधिवेशन को बुलाते हैं। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? जब संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा स्पीकर। अगर लोकसभा स्पीकर ना हो तो कौन करता है? तो लोकसभा ड्यूटी जो है स्पीकर है वो करते हैं, यानी लोकसभा उपाध्यक्ष करते हैं। यानी उपाध्यक्ष। अगर ये भी ना रहे, ये भी दोनों अगर अनुपस्थित हो तो कौन करेगा? जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वो करेंगे राज्यसभा के उपसभापति। तो ये तीन लोग करते हैं। अर्थात कौन कौन करता है? जब संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं मतभेद होने पर, तो उसकी अध्यक्षता या तो लोकसभा स्पीकर कर सकते हैं या तो लोकसभा उपाध्यक्ष कर सकते हैं। अगर वो भी अनुपस्थित हों तो राज्यसभा के उपसभापति कर सकते हैं। तो ये लोग जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कर सकते हैं। फिर इसके बाद राष्ट्रपति का कौन सा कार्य है? तो इसी क्रम में अगर हम आगे देखें कि मंत्री परिषद में मंत्रियों को किन किन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकते हैं, तो किन किन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति? तो जो प्रेसिडेंट होता है आर्टिकल 75 के तहत प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे कि
प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसका नियुक्ति होता है या उनका इलेक्शन होता है? इलेक्शन होता है या अपॉइंटमेंट होता है, क्या होता है? तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है, यानी नियुक्ति होती है। अब कैसे? इलेक्शन उनका क्यों नहीं होता है? तो इलेक्शन तो पहले ही इलेक्ट होके आए होते हैं। अब कहाँ से? तो अपने वहाँ जो है दोनों सदनों से, या तो लोकसभा से या राज्यसभा से, किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, तब वो मंत्री बन सकते हैं। अन्यथा अगर वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है तो विद इन 6 मंथ में उनको सदस्यता लेनी पड़ेगी, अन्यथा वह मंत्री बने नहीं रहेंगे। तो विद इन 6 मंथ में उनको सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, तब जाके वो क्या हो सकते हैं? मंत्रिपरिषद में मंत्री या प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं। तो अपने वहाँ ऐसे, जैसे मनमोहन सिंह जी थे वो भी राज्यसभा से थे, वैसे इंदिरा गांधी भी राज्यसभा से थी। तो ऐसे अपने वहाँ उदाहरण रहा है। ऐसे तो सामान्यतः लोकसभा से ही जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, लोकसभा से ही प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं। लेकिन आखिर लोकसभा से चुने जाते हैं तो इसमें क्यों चुने जाते हैं? कि लोकसभा जो है वो जनता का सदन है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली जनता द्वारा चुनकर सदस्य इसमें आते हैं प्रत्यक्ष रूप से, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं। तो लोकसभा के प्रति पूरी मंत्रिपरिषद और इंक्लूडेड विद द प्राइम मिनिस्टर उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी लोकसभा को निचली सदन भी कहा जाता है और यह अस्थायी सदन होती है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, जो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू किया जाता है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि एंटी डिफेक्शन लॉ जब तक नहीं बना था 1985 से पहले, तो उसमें क्या होता था? जैसे मैंने बताया था कि ये मान लीजिए कि ए बी सी डी ये 4 पार्टियां हैं और बहुमत का आंकड़ा चाहिए 275। अब ये पार्टी, 2 पार्टियां जो है एक गठबंधन करके मान लीजिए कि बहुमत का आंकड़ा पार कर ली हैं 275। ये दोनों पार्टी जो है ये दोनों मिलाकर लगभग 225 इनके सदस्य हैं। अब ये क्या करते थे? तो इसमें राजनीति में खेल चलता था। कैसा? इनके सदस्यों को तोड़कर अपनी ओर इंक्लूड कर लिए। मान लीजिए 50 सदस्यों को तोड़ लिए, तो इसमें से 50 तो माइनस हो गए, इसमें 50 इंक्लूड हो गए, 275 हो गया। और फिर ये सरकार बनाने के लिए दावा पेश कर दिए। अब इनमें -50 हो गया, 225 हो गए। अब इनकी सरकार गिर गई, विश्वास मत जो है प्राप्त नहीं कर पाए, अविश्वास मत पारित हो गया इनके खिलाफ। तो सरकारें जो थी वह अस्थायित्व मतलब अस्थायी नहीं रह पाती थी, अस्थायित्व के रूप में ज्यादा चलती थी। इसके कारण एंटी डिफेक्शन लॉ लागू किया गया। कब? 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा, और एक शेड्यूल जोड़ा गया, शेड्यूल 10 में। लेकिन इसमें भी कुछ थ्रेट है। क्या थ्रेट है इसमें? इसमें भी ऐसा है कि जो दल बदल के आधार पर किसी सदस्य को निर्भर घोषित करने का जो अधिकार दिया गया है वो दिया गया है पीठासीन अधिकारी को, चेयरपर्सन को। अब राज्यसभा में चेयरपर्सन कौन होता है? सभापति होता है, या सभापति अगर ना रहे तो उपसभापति होगा। ठीक वैसे लोकसभा में कौन होगा चेयरपर्सन? तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। और आपको पता है कि लोकसभा अध्यक्ष सामान्यतः उसी पार्टी से होते हैं जिस दल का सरकार होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसी पार्टी के ज्यादा बहुमत लोकसभा के सदन में रहता है, तभी वो पार्टी जो है सरकार बनाने का दावा पेश करती है। और चुने जाने में लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है, तो उसमें जिसका बहुमत ज्यादा होता है वही चुन लिया जाता है। तो इसीलिए, और दूसरा थ्रेट ये है कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसमें देखा जाए तो स्पीकर के पद पर जब वो चुन लिया जाता है तो उसके बाद से वो पार्टी से त्याग नहीं देता है। इसका मतलब वो जो भी डिसीजन देता है वो फेवर में देता होगा अपनी पार्टी के। और इसमें ये थ्रेट है कि 2/3 सदस्य अगर चले जाते हैं अपनी पार्टी को छोड़कर, 2/3 सदस्य अगर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, उसमें मर्ज हो जाते हैं, तब एंटी डिफेक्शन लॉ उन पे लागू नहीं होता है। तो ये थ्रेट है इसमें कुछ। तो और क्या क्या काम है प्रेसिडेंट का वो हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 5वें भाग में
प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया, और केवल प्रेसिडेंट के बारे में नहीं, संघ और संघ के कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। तो आज हम लोग केवल प्रेसिडेंट के बारे में भी अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उससे संबंधित ही प्रश्नों को हम लोग पूर्ण रूप से विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे उस प्रश्नों पे। तो उसमें प्रेसिडेंट में हम लोगों ने देखा कि प्रेसिडेंट का काम है कि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का नियुक्ति करना, उनका शपथ दिलाना, ये काम है। फिर विधायिका संबंधी क्या शक्ति है प्रधानमंत्री की, और सॉरी राष्ट्रपति की, विधायिका संबंधी क्या शक्ति है? तो इसके लिए है आर्टिकल 111 111 अनुच्छेद 111 के तहत जो राष्ट्रपति है, कोई विधेयक, जैसे सदन से जो विधेयक जाता है पास होके लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ से पारित होके जो विधेयक जाता है वो किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है। और प्रेसिडेंट जब अप्रूवल दे देते हैं तो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो जब इनके पास जाता है तो इनके पास कितने ऑप्शन रहते हैं? तो पहला कि ये तो सहमति दे दें, दूसरा सहमति न दें, और तीसरा रिकंसिडरेशन के लिए यानी पुनर्विचार के लिए भेज दें फिर सदन को। तो ये पुनर्विचार वाला हालांकि पहले तो था नहीं, ये मूल संविधान में नहीं था, इसको जोड़ा गया 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। तो या तो अब ये इसमें केवल यह विधेयक के बारे में ही नहीं है, बल्कि मंत्रिपरिषद भी अगर कोई राय या निर्णय देता है तो उसके लिए भी वो रिकंसिडरेशन कर सकते हैं। ये 44वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, यानी पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन अगर पुनर्विचार के बाद पुनः सामान्य बहुमत से पारित होकर या संशोधन होके या बिना संशोधन के अगर इनके पास वह विधेयक, वह बिल आता है, तो उस पर प्रेसिडेंट को एसेट देना ही पड़ता है, यानी सहमति उनसे उनको देनी ही पड़ती है, तब वो क्या बन जाता है? विधेयक, एक्ट बन जाता है। और अगर सहमति रोक दिए पहले ही तो खारिज हो जाता है, सहमति दे दिए तो वह एक्ट बन जाता है। लेकिन एक ऐसा भी विधेयक होता है जिसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन, जो आर्टिकल 368 के तहत होता है। यह ऐसा विधेयक है कि जब राष्ट्रपति के पास जाएगा, यह दोनों सदनों से पारित होकर, चूंकि इसमें 2/3 बहुमत से यह पारित होता है दोनों सदनों में, तो जब यह राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास मात्र एक ही विकल्प रहता है, वह क्या? कि केवल और केवल वह सहमति देंगे ही, यानी ना ही उसको खारिज कर सकते हैं और ना ही पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, केवल वह सहमति ही दे सकते हैं। तो एक ही केवल उनके पास ऑप्शन रहता है, किस विधेयक के बारे में? संवैधानिक संशोधन विधेयक के बारे में, अगर संवैधानिक संशोधन विधेयक है तब। वैसे धन विधेयक के बारे में अगर देखा जाए तो धन विधेयक के बारे में राष्ट्रपति या तो विधेयक पर सहमति दे सकते हैं या तो सहमति नहीं दे सकते हैं, यही दो चीज कर सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के लिए सदन में नहीं भेज सकते हैं। यानी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं भेज सकते। ये तो था संसद के बारे में कि संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो ये इनके पास शक्तियां हैं। अब अगर कोई विधेयक राज्य विधानसभा से पारित होकर जाता है, जैसे आर्टिकल 201 के तहत राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है कि कोई विधेयक जो राज्य की लेजिस्लेटिव से पारित हुआ है उसको राष्ट्रपति के लिए वह आरक्षित रख सकता है। तो आर्टिकल 201 के तहत, अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल क्या करते हैं? किसी राज्य में, यानी राज्य की जो लेजिस्लेटिव है उसके द्वारा पारित विधेयक, अब राज्य की लेजिस्लेटिव जो है उसमें सभी राज्यों में द्विसदनात्मक, सभी राज्यों में लेजिस्लेटिव नहीं है, यानी वो बहुत जो 6 राज्य हैं वहीं पे केवल द्विसदनात्मक है, बाकी सभी राज्यों में एक ही है, केवल विधानसभा। ये हम लोग
स्टेट लेजिस्लेटिव जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो राज्यों के जो लेजिस्लेटिव है उससे पारित अगर कोई विधेयक, उस विधेयक को अगर राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल इस पे क्या करते हैं, राज्यपाल इस विधेयक को अगर आरक्षित कर देते हैं किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति के लिए, तो राष्ट्रपति तब इसके तहत आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियां होती है, पहला कि वह सहमति दे सकते हैं, दूसरा सहमति नहीं दे सकते हैं, तीसरा वह पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन पुनर्विचार के लिए जब स्टेट लेजिस्लेटिव के पास यह उस विधेयक को भेजेंगे और पुनर्विचार के लिए जब भेजने के बाद वहां से संशोधित होकर या बिना संशोधित हुए अगर पारित होकर पुनः आ जाता है राष्ट्रपति के पास, तो उस पे एसेट देने के लिए यानी उस पे सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। यानी राज्यों के द्वारा जो विधेयक पारित करके जाएगा पुनर्विचार के बाद तो उस पे बाध्य नहीं है। लेकिन वही संसद द्वारा पारित होकर जाता था पुनर्विचार के बाद तो उस पर बाध्यता है उनकी। लेकिन यह जो पुनर्विचार के बाद जो विधेयक जाता है वह किस मत से पारित होता है, सामान्य बहुमत से। वही अमेरिकी संविधान में देखा जाए तो कैसे पारित होता है, तो अमेरिकी संविधान में पारित होता है 3/4 3/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के द्वारा पारित होगा, तब फिर रिकंसिडरेशन के बाद जाएगा तो वहां पे राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो ये हम लोग ने देखा कि विधायिका संबंधी कौन कौन सी शक्तियां हैं। एक और शक्ति है उनके पास, आपातकालीन शक्ति। तो भारतीय राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्ति कौन है, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रपति है उसमें इमरजेंसी पावर कैसे, आपातकालीन शक्ति क्या क्या है उनके पास, आपातकालीन 3 आपातकालीन शक्तियां हैं। कौन कौन सी, एक आर्टिकल 352 के तहत, एक आर्टिकल 356 के तहत और एक आर्टिकल 360 के तहत। तो 3 तरह की आपातकालीन शक्तियां हैं। 352 जिसको राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है, राष्ट्रीय आपात अर्थात नेशनल इमरजेंसी। दूसरा है 356 जिसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, और तीसरा है आर्टिकल 360 जिसको वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। तो यह भारत में अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया गया आर्टिकल 360 वाले का, लेकिन 352 वाले का 3 बार प्रयोग किया जा चुका है और 356 का तो सैकड़ों से अधिक बार प्रयोग किया जा चुका है राष्ट्रपति शासन का। अब इसके संबंध में SR बम्बई केस है 1994 का। तो ये जब हम लोग पढ़ेंगे आपातकालीन प्रावधान तो वहां पे हम लोग उससे संबंधित जो प्रश्न आएगा तो वहां पे विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ पर केवल ये जानी कि प्रेसिडेंट के भारतीय जो राष्ट्रपति है आपातकालीन शक्ति कौन कौन से है, तो एक आर्टिकल 352 के तहत है जिसको राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है, एक आर्टिकल 356 के तहत है जिसको राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है, और एक आर्टिकल 360 है जिसे वित्तीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रत्येक पार्ट जो है 352, 356 या 360 इसका अलग अलग आधार है। अलग अलग आधार के कारण ये लगता है इसका सेशन संसद जो है संसद में इसको पारित कराना पड़ता है। फिर आगे बढ़ाना हो तो क्या किया जाएगा, या स्टेट लेजिस्लेटिव पर क्या प्रभाव पड़ता है, मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब इमरजेंसी पढ़ेंगे। जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ एक पूरा खंड ही अलग है, उसको जब पढ़ेंगे तब हम लोग उसमें इसका चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। तो ये था आपातकालीन शक्तियां। और कौन सी शक्ति है भारतीय राष्ट्रपति के पास, तो एक और शक्ति है अध्यादेश की। अध्यादेश की कौन सी शक्ति है, किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत।
अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की शक्ति। यानी अध्यादेश होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये दोनों सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, यानी एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। अब ये दोनों का सेशन न चल रहा हो, यानी दोनों का सत्र न चल रहा हो, अथवा दोनों का सत्र न चल रहा हो, अथवा इनमें से किसी एक का सत्र न चल रहा हो, उस समय जो अधिनियम बनेगा आर्टिकल 123 के तहत, उसको क्या कहा जाएगा, अध्यादेश कहा जाएगा। और ये अध्यादेश ठीक वैसे ही होगा जैसे एक्ट काम करता है, ठीक वैसे ही होगा, लेकिन विद इन 6 मंथ, 6 माह के अंदर इसको दोनों सदनों से पारित कराना पड़ेगा, नहीं तो यह अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि यह अध्यादेश जब सेशन शुरू होगा तो मैक्सिमम 6 वीक, यानी मैक्सिमम 6 सप्ताह तक, 6 सप्ताह के अंदर इसको पारित कराना पड़ेगा, नहीं तो ये अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक थ्रेट है इसमें, क्या कि यह अध्यादेश जो है संवैधानिक संशोधन अधिनियम पे, संवैधानिक संशोधन अधिनियम आर्टिकल 368 के द्वारा जो संशोधन किया जाता है उस पे अध्यादेश नहीं लाया जा सकता है। तो ये था अध्यादेश शक्ति राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश का शक्ति क्या है, जब सेशन न चल रहा हो, सत्र न चल रहा हो, लोकसभा राज्यसभा या किसी एक भी सदन का अगर सेशन नहीं चल रहा है दोनों में से, तो वह आर्टिकल 123 के प्रयोग 23 का प्रयोग करके वह क्या करते हैं, अध्यादेश पारित करते हैं। तो ये था कुछ प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे उसको हम लोगों ने देखा। अब जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 10 वर्षों में उस पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे अब इसमें जो निर्वाचक, एक चीज और ऐड ऑन अगर कर लें हम कि इसमें जो निर्वाचक गण होते हैं, जैसे एक विधायक जो होता है उसके मूल्य, उसका मूल्य का वैल्यू कितना होता है, तो उसकी मूल्य की वैल्यू निकाली कैसे जाती है, तो उसकी मूल्य की वैल्यू निकाली जाती है राज्य की कुल जनसंख्या, जैसे जिस राज्य का वो विधायक है उस राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है और बटे उस राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य कितने हैं। जैसे मान लीजिए कि यूपी को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में जैसे मान लीजिए कि 1990 जनसंख्या 1990 लाख है, सपोज दैट, और कुल विधायकों की, जो विधायक निर्वाचित हुए हैं उनकी संख्या मान लीजिए कि 401 है और बटे 1/1000। अब इसका जब गुणा कराया जाएगा, एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, 199 बटे 401 इससे भाग देने पे जो वैल्यू आएगा उतनी वैल्यू एक विधायक के मत का मूल्य का होगा। यानी एक विधायक के मत का मूल्य निकाला कैसे जाएगा, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आप निकाल कर बताइए, बशर्ते ये पूछा जा सकता है कि एक विधायक के मत का मूल्य कितना होता है। तो कैसे होता है, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा में निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या गुणे 1/1000, ये होता है एक विधायक के मत का मूल्य। और वैसे ही एक सांसद के सदस्य के मत का मूल्य का वैल्यू कितना होता है, यानी एक संसद का सदस्य होता है उसके वोट की वैल्यू कितनी होती है, तो उसको निकाला जाता है सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य कितना है वह, और बटे संसद में कितने निर्वाचित होकर सदस्य आए हैं। जैसे मान लीजिए 545 निर्वाचित होके आए हैं तो 545 नीचे हो गया, और ऊपर टोटल 28 राज्यों में जो विधायकों के मतों का कुल मूल्य है वह हो गया। अब इससे डिवाइड किया जाएगा, जो चीज निकलेगी वही एक सांसद के मत का मूल्य होगा। तो एक तो हो गया विधायकों के मत का मूल्य और सांसदों के मत का मूल्य। अब एक चीज और आप देख सकते हैं कि यदि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव को जैसे निर्वाचक गण की आपूर्ति के आधार पे, अगर आप एससी चले गए न्यायपालिका के पास कि हाँ यहाँ निर्वाचक गण की आपूर्ति
मतलब पूर्ण रूप से नहीं है, और ये प्रेसिडेंट जो है चुनाव कराया गया है, तो इसी आधार पे आप नहीं जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 28 राज्य है, तो ये जरूरी नहीं है किसी, अगर 28 राज्यों में से किसी एक राज्य में अगर वहाँ की विधानसभा विघटित हो गई है, तो सीधी सी बात है, विधानसभा जब विघटित हो गई तो वहाँ के जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, यानी एमएलए हैं, जो विधायक हैं, उनकी सदस्यता तो रहेगी नहीं, क्योंकि वो जो वहाँ की जो विधानसभा वो विघटित हो चुकी है। तो वो लोग जो है राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा तो लेंगे नहीं, तो उसके आधार पर आप न्यायपालिका के पास नहीं जा सकते हैं। दूसरा चीज कि आर्टिकल 71 के तहत, अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति के जो चुनाव से संबंधित जो विवाद होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित जो विवाद होते हैं, उसका निपटारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? आर्टिकल 71 के तहत। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद हुए होते हैं उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है, अनुच्छेद 71 के तहत करता है। अगर राष्ट्रपति का चुनाव अवैध घोषित हो गया, सपोज दैट अगर राष्ट्रपति का चुनाव अवैध हो गया, तो जितने दिन तक वह पद पे रहा और पद पे रहते हुए जो कार्य किया, वह कार्य अमान्य नहीं होंगे, बिल्कुल ही अमान्य नहीं होता है। लेकिन जिस दिन अवैध हो गया उनका निर्वाचन, उसी दिन से उनका पद क्या होता है? रिक्त हो जाता है, यानी उनका पद रिक्त हो जाता है। ये 2 पॉइंट जो है आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो वैसे ही देखिए, जैसे हमने बताया कि भारत के जो संविधान है उसका पार्ट 5 जो है, भाग 5, उसमें राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अच्छा, भारत का राष्ट्रपति क्या पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है? भारत का जो राष्ट्रपति है वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है कि नहीं है? भारत का राष्ट्रपति अनेकों बार निर्वाचित हो सकता है, यानी पुनर्निर्वाचन के पात्र है, जितना बार चाहे उतना बार। लेकिन वही अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वह मात्र 2 बार ही निर्वाचित हो सकता है, 2 बार के बाद वह निर्वाचित नहीं हो सकता है। और भारत का राष्ट्रपति अनेकों बार निर्वाचित हो सकता है, उनका पुनर्निर्वाचन हो सकता है। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए 50 सपोर्टर और 50 अनुमोदक की होने की जरूरत होती है। और आरबीआई के पास कितना? 15,000 रुपये रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। ये होता है भारत का राष्ट्रपति। इसका वर्णन किस में किया गया? अनुच्छेद 52 में किया गया है। ठीक वैसे अनुच्छेद 53 में इस संघ के कार्यपालिका शक्ति, यानी संघ की पूरी कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में होगी। ये किस में वर्णन किया गया? अनुच्छेद 53 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक वैसे अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है, जो कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि एकल संक्रमणीय मताधिकार के अनुसार होता है इनका चुनाव। और कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर और राज्यों के विधानसभाओं के मेंबर। जहाँ पे विघटन हो गया होगा वहाँ के मेंबर बिल्कुल ही भाग नहीं लेंगे, लेकिन जहाँ पे विघटन नहीं है वहाँ के विधानसभा के मेंबर भी क्या करेंगे? भाग लेंगे। लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर बिल्कुल ही भाग नहीं लेते हैं, केवल इलेक्टेड मेंबर ही भाग लेते हैं इनके चुनाव में। तो ये है आर्टिकल 54, इसमें राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। अब आर्टिकल 55 में, अनुच्छेद 55 में क्या बताया गया? राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका कैसे होगा? तो हम लोगों ने देखा एकल संक्रमणीय मताधिकार के अनुसार होगा। फिर अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? जिस दिन शपथ ग्रहण उनका होता है उस दिन से 5 वर्ष का होता है सामान्यतः। तो 5 वर्ष का कार्यकाल, हालांकि वह कार्यकाल से पहले त्यागपत्र भी दे सकते हैं या उन पे महाभियोग लगाकर उनको हटाया भी जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। लेकिन उनका सामान्यतः कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष का होता है अनुच्छेद 56 के तहत। कार्यकाल कब से शुरू होता है? शपथ होने के बाद। शपथ किन के सामने होता है इनका? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके सामने इनका शपथ ग्रहण होता है। ठीक वैसे अनुच्छेद 57 में लिखा गया है पुनर्निर्वाचन के लिए अर्हता, यानी भारतीय जो राष्ट्रपति है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है और अनेकों बार निर्वाचित हो सकता है, यह लिखा गया अनुच्छेद 57 में। ठीक वैसे ही अनुच्छेद 58 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता क्या होगी। तो योग्यता के बारे में क्या क्या है?
तो योग्यता के बारे में है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की अवस्था को पूरा कर चुका हो। तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की अवस्था को पूरा कर चुका हो। और तीसरा पॉइंट क्या है कि वह लोकसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हो। ये इसकी मुख्य योग्यता है। और उसके बाद से तो 50 समर्थक 50 अनुमोदक होने चाहिए, वो तो अलग बात है, लेकिन ये तो मुख्य है। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष का एज पूरा कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये इनकी मुख्य योग्यता है। और पागल दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पे ना हो, ये भी और योग्यता है। तो एक सब किस में इसका वर्णन किया गया? अनुच्छेद 58 में किया गया। ठीक है, वैसे ही अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति कार्यालय की जो दशा है उसके बारे में लिखी गई है। अनुच्छेद 60 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कैसे होगा। तो राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण होता है तो निर्वाचन होने के बाद किनके सम्मुख होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके सामने राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। तो किसके तहत लेते हैं? अनुच्छेद 60 के तहत। अनुच्छेद 61 के तहत क्या होता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग लगाने की प्रक्रिया के बारे में लिखा गया अनुच्छेद 61, मतलब कैसी प्रक्रिया होती है, महाभियोग कैसे लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है वह पहले तो 1/4 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है और 14 दिन पहले नोटिस देनी पड़ती है। उसके बाद जिस दिन महाभियोग पारित करना होता है उस दिन दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाता है प्रस्ताव, तो प्रस्ताव पारित हो जाने पर महाभियोग पारित हो जाता है, अर्थात उस दिन से उनका पद रिक्त समझा जाता है जब महाभियोग पारित हो जाता है तब। लेकिन दोनों सदनों में कितना? 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए और 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। और प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 सदस्यों का सिग्नेचर होना चाहिए। एक चीज और कि इनका प्रस्ताव जब आएगा, महाभियोग लाने की जो प्रस्ताव लाई जाएगी वह किस सदन में लाया जाएगा? लोकसभा में या राज्यसभा में? तो राष्ट्रपति को हटाने का या महाभियोग लगाने का जो प्रस्ताव लाया जाता है वह लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है महाभियोग चलाने का जो प्रस्ताव है। तो आर्टिकल 61 में इसका जो है वर्णन किया गया है। ठीक, आर्टिकल 62 में, अनुच्छेद 62 में किसका वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने के समय, तो चुनाव कराने का समय कितना दिया गया है? 6 मंथ, यानी 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का पद जब रिक्त होता है तो 6 माह के अंदर चुनाव करा लेना अनिवार्य है। तो एक इसमें लिखा गया है, अनुच्छेद 62 में लिखा गया है। ठीक वैसे ही अनुच्छेद 65 में क्या लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, यानी उपराष्ट्रपति कब कब राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? तो जब राष्ट्रपति बीमार हो, जब अनुपस्थित हो, तो उपराष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो पूरे वेतन भत्ते और पूरा जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के रूप में उनको प्रोवाइड कराई जाती है। और दूसरा चीज कि जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो राज्यसभा का पदेन सभापति यानी चेयरपर्सन नहीं रहते हैं, लेकिन उसमें भी 6 मंथ के अंदर उनका चुनाव कराना, राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य है अनुच्छेद 62 के तहत। तो अनुच्छेद 65 में तो ये है। अनुच्छेद 71 में क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले, हम लोग देख ही चुके हैं कि अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अगर विवाद होता है तो उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय करता है। और अगर यह अवैध रूप से चुनाव हुआ है तो उस दिन से उनके पद को अगर अवैध घोषित किया जाता है तो पद रिक्त माना जाता है। लेकिन उनसे उस पद पर रहते हुए जो कार्य किए रहते हैं वह कार्य जो है अमान्य नहीं माना जाता है। तो ये था अनुच्छेद 71। ठीक वैसे अनुच्छेद 72 क्या है? पार्डन के बारे में, क्षमादान। अब क्षमादान में राष्ट्रपति के पास मृत्यु दंड उसको भी माफ करने की शक्ति है। सैन्य न्यायालयों द्वारा जो दिया गया है सजा है उसको भी माफ करने की शक्ति अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई है, लेकिन राज्यपाल को ये नहीं दी गई है। तो ये हम लोग राज्यपाल वाले में आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अच्छा क्यों दी गई है? यह दी गई है न्यायपालिका की जो जल्दबाजी में लिए गए फैसले हैं या जो भूल हो गई हो उसको सुधारने के लिए ये अनुच्छेद 72 में ये शक्तियां दी गई हैं। तो एक क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 72 के तहत।
ठीक वैसे अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है 74 में, कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, सहयोग या सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा। ये अनुच्छेद 74 में लिखा गया है, 74 में लिखा गया, यानी राष्ट्रपति कोई भी कृत्य कार्य करता जो है वह किसकी सलाह और सहायता से करता है, मंत्री परिषद की, यानी मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है, जिसके मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो इसके एड एंड एडवाइस से काम करते हैं। अब इसमें भी एक चीज जोड़ दिया गया 44वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा कि पुनर्विचार के लिए वो भेज सकते हैं, और पुनर्विचार के बाद अगर मंत्रिपरिषद उस बात को पुनः संशोधन या बिना संशोधन के रखे तो उस बात को उनको मानना बाध्य है, यानी इन पे बाध्यता है, ये चीज बाध्यता डालती है। फिर अनुच्छेद 75 में क्या लिखा गया है, तो नियुक्ति के बारे में कि किसकी नियुक्ति करते हैं, तो मंत्रियों की जो नियुक्ति करते हैं या प्राइम मिनिस्टर की या मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं उसके बारे में है। और जो मंत्रिपरिषद होता है वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न रहता है, और सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति रहता है, तो लोकसभा के प्रति। यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। यानी प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को कहेगा कि इसको नियुक्त करना है मंत्री, उस व्यक्ति को नियुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन मंत्री कोई, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, क्या मंत्री कोई व्यक्ति बिना सदन का सदस्य बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसको क्या करनी पड़ेगी, सदस्यता किसी न किसी सदन की लेनी पड़ेगी, नहीं तो वह मंत्री बना नहीं रह सकता है। ठीक वैसे अनुच्छेद 76 जो है उसमें क्या कहा गया है, भारत के महान्यायवादी के बारे में, अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक वैसे 77 में कहा गया है कि भारत सरकार की जितनी भी कार्रवाइयां संचालन होगी वो किसके नाम से होगी, राष्ट्रपति के नाम से होगी। वैसे 78 में क्या कहा है कि राष्ट्रपति जो भी सूचना मांगे प्रधानमंत्री से, तो प्रधानमंत्री का दायित्व है कि उस सूचना को क्या करे, राष्ट्रपति को दे। ये 78 में है। 85 में क्या है कि संसद का सत्रावसान, भंग करना, ये सब या विघटन करना, ये सब किस में है, अनुच्छेद 85 में। 1 से 11 हम लोग पहले ही देखे कि संसद द्वारा पारित विधेयक पर क्या क्या उनकी शक्तियां हैं, उसके बारे में है। अनुच्छेद 112 में संघीय जो बजट वार्षिक वित्तीय विवरण जो है, हालांकि बजट शब्द का प्रयोग तो संविधान में कहीं नहीं किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण का किया गया है। तो इसके पहले जो है क्या होता है, संबोधन होता है। और संबोधन जब करते हैं राष्ट्रपति तो कैसे करते हैं, संयुक्त रूप से दोनों सदनों के सदस्यों को। और संबोधन होने के बाद क्या होता है, एक प्रस्ताव आता है, धन्यवाद प्रस्ताव। ये हम लोग सब संसद में पढ़ेंगे। ठीक वैसे ही 123 हम लोग ने पढ़ा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 143 में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय से वह क्या कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं राष्ट्रपति। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया सलाह राष्ट्रपति पर बाध्य बिल्कुल ही नहीं है। तो सलाह तो ले सकते हैं लेकिन बाध्य नहीं है, यह 143 में लिखा गया है। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद थे, कुछ जानकारियां थी जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब जो पिछले 10 वर्षों में बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं राष्ट्रपति से, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो ये मैंने अभी ब्रीफ में बताया, चूंकि फाउंडेशन एक है नहीं, ये हम लोग ब्रीफ में बताया ताकि आप, और इस ब्रीफ से ही बहुत सारी चीज आपको क्लियर होगी। तो चलिए प्रश्न में जो प्रश्न है पूछा गया आज तक, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, बताइए आप लोग। तो इस पे हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, कौन है, राष्ट्रपति है। सभी काम किसके नाम पे किया जाता है, राष्ट्रपति। आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, 52। प्रधानमंत्री क्या होता है, वास्तविक प्रधान होता है। वास्तविक कार्यपालिका किसमें निहित होती है, प्रधानमंत्री में। विरोधी दल का नेता, अच्छा ये 1965 के बाद आया विपक्षी दल का नेता, इसे पहले नहीं था। भारत सरकार के मुख्य सचिव, बिल्कुल नहीं होता है। तो इस तरह से हमारा उत्तर कौन सा होगा, कौन सा उत्तर सही होगा, ए ऑप्शन, राष्ट्रपति। ठीक वैसे ही अगला क्वेश्चन, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। इस पर भी हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा किया है, बताएं कौन सा होगा ऑप्शन,
कौन सा ऑप्शन होगा? तो जैसे पहला है संविधान में, राष्ट्रपति में, राज्यपाल में, प्रधानमंत्री में। तो हम लोग अभी चर्चा किए हैं कि जो केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में होती है। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत में हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री वास्तविक है, राज्यपाल है जो है, और राज्यों का मुख्य कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होती है। ये सारी चीजें। वैसे ही अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है क्या? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। चौथा है, संसद में वोट दे सकता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि संसद का हिस्सा नहीं होता है तो बिल्कुल ही गलत है। ये तो अमेरिकी राष्ट्रपति पे लागू होता है, यह लागू होता है अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उस पे, क्योंकि उसका जो प्रेसिडेंट है वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं होता है। तो ये तो भारत के संदर्भ में गलत है। ठीक वैसे ही संसद का हिस्सा होता है, बिल्कुल होता है। हम लोग देखे जो संसद है उसके 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इसलिए संसद का हिस्सा तो होता है। तो ये तो ऑप्शन हमारा सही है। अब चूंकि लास्ट में ऑप्शन ए भी है कि इसमें ये देख लेना है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो पहले 2 ऑप्शन चेक कर लें। और संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। हिस्सा तो होता है उसका संसद का, लेकिन क्या वो संसद में बैठता है राष्ट्रपति? बिल्कुल ही नहीं। तो राष्ट्रपति संसद का हिस्सा तो है लेकिन न ही उसमें बैठता है और न ही उसके मतदान में वह भाग ले सकता है। तो वोट दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? बी, यानी संसद का हिस्सा होता है। अगला प्रश्न, भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो रक्षा बल का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। ये हम लोगों ने पहले ही देखा है इस प्रश्न को। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव के लिए पात्र होता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार? यह 2 बार वाला तो अमेरिकी राष्ट्रपति पर लागू होता है। हमारे वहाँ राष्ट्रपति का जो चुनाव के बारे में बताया गया है वह उस पर कोई भी रोक नहीं है। तो कोई भी रोक नहीं है ना, अर्थात पुनर्निर्वाचन के लिए कितना बार वह चुनाव लड़ सकता है। यानी इस तरह से हमारा चौथा ऑप्शन सही हुआ। ठीक वैसे ही अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? ये हम लोग पहले ही देखे हैं। जैसे पहला ऑप्शन है राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, दूसरा है लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, तीसरा है राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, चौथा है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उनमें से एक। तो राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सही तो है। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य बिल्कुल हिस्सा लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि सभी सदस्य का मतलब तो मनोनीत भी हो जाएंगे, उसमें निर्वाचित भी हो जाएंगे। तो यह तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फिर संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही हुआ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं तो निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य केवल नहीं शामिल होंगे, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य नहीं शामिल होंगे केवल, यानी यह इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। इस तरह से हम देखें तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? डी। लेकिन अगर ऐसे 5 ऑप्शन देता है तो 5 ऑप्शनों में अगर ऐसे दिया हुआ है प्रश्न तो हमारा प्रश्न का उत्तर जो होगा ई होगा, क्योंकि इसमें एक से अधिक आंसर जो है वो सही है। तो इस तरह से हम देखें। अगला प्रश्न जो है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राज्यसभा द्वारा किया जाता है, जनता द्वारा तो होता नहीं, जनता द्वारा लोकसभा के सदस्यों का होता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, संसद और राज्य विधानसभाओं के द्वारा। तो संसद के केवल सदनों द्वारा होता है क्या? नहीं, ये तो उपराष्ट्रपति में होता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन चौथा सही हुआ। एंड संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य हैं वो इसमें भागीदारी लेते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक वैसे ही अगला प्रश्न क्या है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को कौन को सौंपा जा सकता है? किसको सौंपा जाएगा? तो अनुच्छेद 71 के तहत किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। ये हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर लिया है। अब भारत के महाधिवक्ता तो राज्यों में होता है, राज्य का जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है वैसे राज्यों में महाधिवक्ता होता है, संसद को बिल्कुल ही नहीं। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा
ऑप्शन सी। ठीक, वैसे ही अगला प्रश्न क्या है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठेगा? तो राष्ट्रपति भी नहीं हो और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, तब कौन होंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होंगे तो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ? ऑप्शन बी सही हुआ। लोकसभा के अध्यक्ष नहीं हो तो लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं, प्रधानमंत्री हो तो सदन के नेता होते हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन हुआ? बी ऑप्शन सही हुआ। ठीक, वैसे ही अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? न्यायवादी जो है उसको, लोकसभा के अध्यक्ष है उसको, या वरिष्ठ न्यायाधीश को? अभी हम लोगों ने चर्चा किया, पिछला प्रश्न वही है, तो ऑप्शन सी हो गया। यानी सीजीआई भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कौन रहेगा? वरिष्ठ न्यायाधीश रहेगा। अगला प्रश्न वैसे, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, कैसे कैसे हटाया सकता है? क्या भारत के प्रधानमंत्री हटा सकते हैं क्या? बिल्कुल ही नहीं। क्या लोकसभा के द्वारा केवल हटाया जा सकता है क्या? बिल्कुल ही नहीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है क्या? बिल्कुल ही नहीं। तो किसके द्वारा हटाया जाएगा? संसद के द्वारा, और भी कैसे? महाभियोग के द्वारा। तो जब महाभियोग पारित होता है तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों से महाभियोग जो विधेयक, महाभियोग जो है पारित होना पड़ता है। तो महाभियोग जब पारित होगा दोनों सदनों से, तब जाके हटेंगे, यानी संसद द्वारा पारित होगा। ठीक, वैसे ही अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियां जो है किसमें निहित है? वही प्रश्न है जो पहला हम लोगों ने चर्चा किया है, भारत के राष्ट्रपति में होती है। ठीक, वैसे अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं देता है। किस चीज का भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का? बिल्कुल ही देता है, क्योंकि आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री का नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। राज्यों के मुख्यमंत्री का क्या नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं क्या? ये तो राज्यपाल ने करता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का? बिल्कुल सही है। आपातकाल का? बिल्कुल सही। इसका मतलब कि राष्ट्रपति का अधिकार कौन नहीं है? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार किसका है? राज्यपाल का है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है ऑप्शन बी सही हुआ। तो ये था आज का हम लोगों का जो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे आज तक बीपीएससी के द्वारा पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रपति के टॉपिक पे, उस पे हम लोगों ने चर्चा किया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो सेशन है बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यूटिलाइज करने में मदद करेगा। आपको अगला जो आप स्टडी करेंगे उसमें आपको इस सभी चीज़ों का अगर मटेरियल चाहिए तो नोटबुक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज्वाइन करेंगे, लगभग समथिंग 6000 जो है इसमें सब्सक्राइबर्स हैं, तो यह टेलीग्राम चैनल है। इस पे पूरे पीडीएफ प्रोवाइड होते हैं, पूरे क्लास का शेड्यूल प्रोवाइड होता है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उस चैनल को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सारे पीडीएफ, सारे मटेरियल्स उसमें मिलने जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और अच्छे तरह से पढ़ाई करें, ताकि और ये जो सेशन है आपको बिल्कुल ही हेल्पफुल करेगा।